देखो, पढ़ो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ, एमआरटी को क्या बोलेंगे हम? रेशो ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस फॉर टू टू यूनिट्स गेन्ड। पढ़ो इसे, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, उसमें पढ़ो। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू, अगर एक कमोडिटी कौन है? गन। एक कमोडिटी कौन है? बटर। ये देखो, बटर बढ़ा रहे हैं ना हम, तो बटर बढ़ा रहे हैं मतलब इस पे हो रहा है गेन। अरे बटर बढ़ा रहे हो तो गेन हो रही है ना बटर। सेक्रीफाइस कौन हो रही है? गन। तो इसको कैसे बोलूं? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी दैट इज गन इज सेक्रीफाइस टू गेन यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो ये जो निकाला स्लोप, इसी को बुला रहा है वो, क्या? हाँ, तो ये याद नहीं करना पड़ेगा। रेशो ऑफ सेक्रीफाइस यूनिट टू रेशो ऑफ गेन ऑफ यूनिट। रेशो ऑफ सेक्रीफाइस यूनिट टू गेन। अरे रेशो को ऐसे बोलेंगे ना, पहले फर्स्ट टर्म फिर दूसरी टर्म। पहली सेक्रीफाइस हो रही है, दूसरी गेन हो रही है। ये इंक्रीज हो रही है ना। अगर ये कांस्टेंट होती तो क्या बन जाती? लाइन। पर ये इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या बना? कर्व। कौन से शेप का? कॉनकेव शेप का। सवाल ये है कि इसने ऐसा शेप क्यों लिया, क्यों ये कांस्टेंट नहीं आया? गन की पॉसिबिलिटी कम हो रही। जब हम प्रोडक्शन को, भाई आपने शिफ्ट किया ना, पहले 21 यूनिट ये जीरो बनाते थे, ये 21 बनाते थे। फिर आपने ये एक यूनिट बनानी शुरू कर दी, इसकी 20 यूनिट बनानी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे आपने शिफ्ट किया, किसको? प्रोडक्शन को, फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी, द शिफ्ट इन प्रोडक्शन फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी। गन से प्रोडक्शन शिफ्ट हुआ किस पे? बटर पे। क्योंकि तुम प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे, तो जो एफिशिएंसी है रिसोर्सेस की, प्रोडक्शन करने की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वो डिक्रीज होगी ना। ऐसा। अब पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो उसी लाइन को, एम, कॉनकेव शेप को। रीजन ऑफ कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप का रीजन क्या है? ये अजम्पशन इसका रीजन है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी रिसोर्स है, एग्जाम्पल के लिए लेबर या वर्कर, उनकी इक्वल एफिशिएंसी नहीं है कि वो सारे प्रोडक्शन या सारे तरह के गुड्स के प्रोडक्शन एक ही एफिशिएंसी पे कर लेंगे। जब तुम उन्हें शिफ्ट करोगे, जब तुम उन्हें शिफ्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, एक गुड प्रोड्यूस करते थे, आज वो दूसरा गुड प्रोड्यूस करने आ गए हैं, तो उनकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी पक्का क्या होगी? डिक्रीज। एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। इसीलिए एक एक यूनिट बटर बनाने के लिए आपको मोर एंड मोर गन सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। समझ आ रही है बात? तो इस रेशो को, कि आपने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस किए एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस किए एक एडिशनल, इस रेशो को बोलते हैं एमआरटी। अगर तुम्हारे वर्कर्स की एफिशिएंसी इक्वल होती ना, इक्वल, तो स्लोप नहीं मिलता, वो स्लोप मिलता पर वो कांस्टेंट मिलता। दे रखा है उसने, ये बात भी दे रखी है उसने, पीछे पेज पलटो और देखो, नीचे एक लाइन खींची है एमआरटी पे। वो नीचे एक ग्राफ बना है, उसमें लाइन खींची है, उसके ऊपर पढ़ के देखो, यही वाली बात लिखी है। पीपीएफ। हम्म, देखो, अभी तक हमने ये सीखा कि कॉनकेव शेप का रीजन क्या है। रीजन है जब एक अजम्पशन कि हमारे पास जितने रिसोर्स,
वो इक्वल एफिशिएंट नहीं है कि वो कोई सा भी गुड्स पे शिफ्ट कर दो तो इक्वल एफिशिएंसी से काम करेंगे। ऑब्वियसली हमारा अजम्पशन तो ये है कि जब आप उनका प्रोडक्शन शिफ्ट करोगे, एक गुड से दूसरे गुड पे ट्रांसफर करोगे, शिफ्टिंग करोगे, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। एमआरटी इसीलिए कॉनकेव शेप पे बनता था। तो क्या हमारा जो पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, वो लाइन भी बन सकता है? हाँ, अजम्पशन बदल दो ये वाला। इस अजम्पशन की जगह ये अजम्पशन ले लो कि हर बार सेम कमोडिटी सेक्रीफाइस होगी, मोर एंड मोर नहीं होगी। एक प्रोडक्ट, एक बटर बनाने के लिए हम हर बार 5 ही गन सेक्रीफाइस करेंगे, इक्वल कर दो, ये हर बार के लिए कर दो, तो तुम्हें लाइन मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप का मतलब एमआरटी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस हर बार 5 ही आएगी एक यूनिट बटर बनाने के लिए, तो लाइन मिल जाएगी। फिर हमने एक और कहानी समझ ली कि भाई आप अपने अजम्पशन को और चेंज कर लो तो इसका शेप और चेंज हो जाएगा। तो ये जो शेप है कॉनकेव, लाइन या कॉन्वेक्स, ये हमारे उस अजम्पशन पे चल रहा है कि हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए वो कॉनकेव ले रहा है। वो इंक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज होने का मतलब है वो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है डिक्रीज होने की। पहले बटर के लिए 1 गन डिक्रीज हुई थी, दूसरे बटर के लिए 2 गन डिक्रीज हो गई, तीसरे के लिए 3 गन डिक्रीज हो गई। उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। यही हमने मार्जिनल कॉस्ट में आखिर में पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एवरी यूनिट, नेक्स्ट यूनिट के लिए आप और ज्यादा मार्जिनल कॉस्ट देते हो, इसलिए वो कॉन्केव ले रहा है। लेकिन अगर सोचो कि तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ रही होती, एज अजम्पशन होता कि तुम एक बटर बनाने के लिए पहले 10 गन सेक्रीफाइस की थी, लेकिन अगली बटर पे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो वो कम गन सेक्रीफाइस होगी, फिर और कम और कम, तो ये कॉन्वेक्स शेप हो जाएगा। पर सबसे सेंसिबल अजम्पशन कौन सा है कि आप अगर किसी भी रिसोर्स को शिफ्ट करोगे एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन पे, तो उसकी एफिशिएंसी गिरती है, इसीलिए हम उसको कॉन्केव शेप पे रखते हैं। इनके शेप लाइन और कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं अगर इस अजम्पशन को बदल दिया जाए। दूसरी बात, इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा आसान वाली है, उल्टा कठिन वाली पहले सिखा दी। वो है स्लोपिंग डाउनवर्ड होता ही है। ऑब्वियसली हमारा ये ग्राफ काम का है स्लोप डाउनवर्ड में, बाकी तो मैंने ऐसे ही दिखाया। जब हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, L2R, लेफ्ट टू राइट, अगर कोई चीज नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है। सवाल ये है कि पीपीएफ स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। अगर मैं ये चाहता हूं कि लिमिटेड रिसोर्स में बटर का प्रोडक्शन बढ़ाऊं, तो मुझे गन का प्रोडक्शन कम ही करना पड़ेगा, इसीलिए शेप स्लोपिंग डाउनवर्ड है। फिर वो कॉनकेव क्यों है? वो अजम्पशन की वजह से। स्लोपिंग डाउनवर्ड लिमिटेड रिसोर्स की वजह से। वाई पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, उसका आंसर वन वर्ड में देना हो, इलोबरेट करके लिखना हो तो लिख सकते हैं। एक कमोडिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्स, ऐसे सब कहानी बना सकते हो। वन वर्ड में ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा, पीपीएफ कॉनकेव क्यों होता है इसको वन वर्ड में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्स डिक्रीज होती है, वो सेम नहीं रहती जब हम शिफ्ट करते हैं, तो इसलिए वो कॉनकेव शेप पे आ जाता है। ये दोनों बातें अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? फिर मैंने एक कहानी और समझा दी। पीपीएफ कर्व के बाद में देखो, पीपीएफ कर्व के ऊपर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से बन सकते हैं, और इनमें से जो कॉम्बिनेशन तुम्हें बनाना है बना लो। तुम चाहो जीरो बटर 21 गन बना लो, चाहो तो एक बटर बनाओ 20 गन बनाओ, ऐसे करके आप ABCDE, ये पांचों कॉम्बिनेशन में से जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो बना सकते हो मैक्सिमम। इसके बाहर तुम नहीं बना सकते, ये अनअटेनेबल है, क्योंकि तुम्हारे रिसोर्स लिमिटेड हैं। तुम एक चीज को ज्यादा बनाने जाओगे तो दूसरी अनअटेनेबल है उसके साथ कॉम्बिनेशन में। दूसरी बात, इसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी हो सकता है पीपीएफ कर्व पे ना हो के अंदर हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि तुमने अपने रिसोर्स को पूरी फुली यूटिलाइज नहीं किया, आपने इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया है। पीपीएफ के कर्व के अंदर कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो, मतलब तुम अपने रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो, फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे। पीपीएफ कर्व के ऊपर बना रहे हो, मतलब तुम, वो अटेनेबल है, वो बनाया जा सकता है, और उसको बनाने के लिए आपको अपने रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आप पीपीएफ कर्व के A B C D E में से कुछ बना सकते हो। उसके बाहर तो जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उतने रिसोर्स ही नहीं है
फुल यूटिलाइजेशन हो गया ना, यहां तक तुम फुल यूटिलाइज कर चुके हो, इसके बाहर कैसे जाओगे? और इसके अंदर हो मतलब तुम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ये बातें समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है।